नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज़। देखिए, मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी, जिनका इंतजार ठीक शाम 7:30 बजे आपको होता है। तो देखिए अजीत जी, बिहार में सरकार तो बन गई एनडीए की सरकार और लोग आपसे सुनना चाहते हैं कि सरकार बन जाना और सरकार चला लेना। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम हैं। सम्राट चौधरी ने आज कह दिया कि जो नीतीश के नाम उन्होंने मुरेठा बांधा था, वे अब खोल देंगे, लेकिन पहले अयोध्या जाएंगे। लेकिन जो चर्चाएं हैं, तेजस्वी यादव ने कहा, खेला तो अभी शुरू हुआ है। मैं एक थके हुए मुख्यमंत्री से काम करा रहा था। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सेहत को लेकर और नीतीश कुमार की उम्र को लेकर निशाना किया। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ। अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। 5 फरवरी से आहूत बिहार विधानसभा के सत्र को अभी रद्द किया गया है, क्योंकि नोटिस पीरियड अविश्वास प्रस्ताव का 14 दिनों का होता है। तो ऐसे में जब तेजस्वी यादव कह रहे खेला होगा, क्या खेला होगा? सरकार तो बन गई, राज्यपाल ने बुला लिया था और नीतीश कुमार ने और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने शपथ ले ली, साथ में 6 और। तो अब क्या खेला होना है और क्या चुनौतियां हैं? क्या सरकार चलेगी? सरकार बहुमत साबित कर पाएगी? बहुमत साबित करने के लिए किन बातों पर सरकार को ध्यान रखना होगा? मंत्रिपरिषद का विस्तार क्या आसानी से हो जाएगा? मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद क्या असंतोष बढ़ेगा? और असंतोष की ही उम्मीद तेजस्वी यादव देख रहे हैं। ये सारी बातें हैं और इन पर चर्चा। जीतन मांझी की विश लिस्ट भी बड़ी हो गई है। एक मंत्री नहीं, सरकार तो मेरे कारण ही बनी है। 2 मंत्री बनाओ, बेटा तो बन गया। लोकसभा की सीटों का बार्गेन भी करने लगे हैं। क्या सब आसान है? आपको क्या लगता है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहले तो इस बात पर हम लोग चर्चा करें कि जो विधानसभा का सत्र आएगा उसमें क्या होगा, क्या खेला होगा, जिसकी तरफ तेजस्वी यादव इशारा कर रहे हैं। जी। तो ये दूसरी तीसरी बार उन्होंने कहा है कि खेला होगा या खेला तो अब शुरू हुआ है। ये हुँ, बात जिस दिन सरकार बनी उसके एक दिन पहले भी, जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की बैठक हो रही थी राबड़ी देवी के आवास पर, उस दिन भी ये बात कही गई थी कि खेल तो अब शुरू हुआ है या खेल होगा। और तब लालू यादव के हवाले से ये खबर आई थी कि उन्होंने अपने विधायकों को कहा कि 2 दिन में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना जी, देंगे। बिल्कुल। हुँ, वो तो हुआ नहीं 2 दिन में मुख्यमंत्री बनाने का। तब भी जब हम लोग आपके साथ हम चर्चा कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि ये एक पोस्चरिंग होती है, एक तरह की हुँ, पोजिशनिंग होती है जो नेता, हारता हुआ नेता या सत्ता गंवाता हुआ नेता अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए इस तरह की बातें करता है। इसमें जी, उसका अपना भी में हित होता है, वो अपना भी मनोबल ये बातें कह के बढ़ाता है, अपने को भी सांत्वना हुँ, देता है और अपने समर्थकों को भी सांत्वना देता है, उनको ये भरोसा है। देखिए, आज जब ईडी से पूछताछ के लिए लालू प्रसाद गए तो जिस तरह की भीड़ उमड़ी, आप सोचिए कोई पहली बार तो लालू यादव या उनके परिवार का कोई सदस्य पूछताछ के लिए नहीं गया था। लेकिन हाँ, अभी जो बिल्कुल। उत्साह दिखा, वो उत्साह सिर्फ इस वजह से दिखा क्योंकि ये उम्मीद जगाई है राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं ने, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने, कि हम अभी भी सरकार बना सकते हैं, हम कुछ खेल कर सकते हैं। तो ये जी, एक तरह की पोजिशनिंग, पोस्चरिंग होती है, एक तरह का की भंगिमा होती है जो दिखाई जाती है, अपने कार्यकर्ताओं को दिखाया जाता है कि हम, आप भरोसा रखें, हम अभी भी सत्ता में वापस आ सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि राजनीति में सत्ता सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जी, तो वो एक तरह का भरोसा दिलाने वाली बात है, मनोबल बढ़ाने वाली बात है। अगर इसकी वास्तविकता पर विचार करेंगे, नंबर्स पर विचार करेंगे, तो वो आंकड़े अभी भी भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू का जो गठबंधन है उसके पक्ष में दिख रहे हैं। जी, उसमें कोई इस तरह की बात नहीं थी, कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। तभी राज्यपाल ने निमंत्रण दिया और सहज रूप से सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम एक राज्य में ऐसा झटका लग चुका है जिसके बाद कोई जोखिम भरा काम भाजपा नहीं कर सकती थी, कोई ऐसा स्टेप नहीं उठा सकती थी जिसमें उसको शर्मिंदा होना पड़े, वो भी हुँ, लोकसभा चुनाव से पहले। वो राज्य था महाराष्ट्र। जब एक दिन अचानक सुबह 5 बजे राज्यपाल ने शपथ दिला दी थी देवेंद्र फडणवीस फडणवीस और अजीत पवार को। लेकिन जी, 4-5 दिन का जो ऑपरेशन चला था शरद पवार का, उस ऑपरेशन के बाद अजीत पवार वापस लौट गए थे और इस्तीफा देना पड़ा था देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दोनों को।
तो उस तरह का कोई काम, अगर उस तरह की जरा सी भी आशंका बीजेपी को दिख रही होती कि बिहार में ऐसा हम्म, कुछ हो सकता है कि हम सरकार में जा रहे हैं, सरकार में शामिल हो रहे हैं और उसके बाद हम बहुमत नहीं साबित कर सकें या कोई खेला हो जाए, तो बीजेपी उसमें ये पहल नहीं करती, ये इनिशिएटिव बीजेपी नहीं लेती, सरकार में नहीं शामिल होती। हमने जी, कल भी कहा था कि बीजेपी ने अपने सबसे बड़े नेताओं को सरकार में शामिल किया, अपने सबसे बड़े नेता हम्म, को, अपने प्रदेश जी, अध्यक्ष को उसने सरकार में शामिल किया है, उप मुख्यमंत्री बना करके। सम्राट चौधरी को शामिल करने का मतलब है कि बीजेपी एक स्थिरता चाहती है सरकार में, कि सरकार स्थिर रहे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे। इसीलिए एक तो ये है कि नंबर्स उन लोगों ने काउंट किए हुए हैं और उस नंबर्स को लेकर के बीजेपी जेडीयू के मन में कोई संशय नहीं है। हमको नहीं लगता है कि किसी को भी ये संशय होना चाहिए है, क्योंकि लेजिटिमेट तरीके से जनता दल यू को अगर कोई तोड़ना चाहे तो वहां कम से कम 30 विधायकों की जरूरत है, आप उससे बिल्कुल। कम में नहीं तोड़ सकते हैं। हम्म, अगर जीतन राम मांझी की पार्टी को भी तोड़ना चाहे तब भी पूरी पार्टी भी उधर चली जाए तब भी नंबर्स नहीं पूरे होते हैं। हम्म, तो ये समीकरण ऐसा है, बेशक दो ही सीटों की कमी रह जाए या अभी जो 7 सीट की कमी है उतनी रह जाए, लेकिन भारतीय ये राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस अभी बहुमत के नजदीक तो है, लेकिन बहुमत से बहुत दूर है। बहुमत उसके लिए एक जी, तरह का कि मृग मरीचिका है, उसको दिख रहा है जैसे रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है सूर्य की किरणों से रिफ्लेक्ट होकर के, उस तरह से उसको दिख तो रहा है कि हम कितने नजदीक हैं बहुमत के, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं सकती है पार्टी। आपने 2020 में भी देखा, नहीं हम पहुंचे। सबने सुना, हमने सबने सुना कि कांग्रेस को लेकर के भी जो एक ऑपरेशन चल रहा है, अगर किसी तरह की तोड़फोड़ इधर होगी तो दूसरी तरफ भी होगी। बिल्कुल। ये इस भरोसे में है और आप समझ रहे हैं कि केंद्र में और राज्य में सत्ता में जो होता है उसके हाथ में कितनी पावर होती है, उसके हाथ में क्या-क्या सारी चीजें होती हैं। जी, तो इसलिए ये एक जो पोस्चरिंग है, मनोबल बढ़ा हुआ दिखाने की कोशिश है। लेकिन चुनौतियां निश्चित रूप से है, जिसके बारे में आपने कहा कि सरकार के हम्म, सामने, नई सरकार के सामने एक चुनौती है अपने फोक्स को एकजुट रखने की, अपना झुंड जो है, इतनी पार्टियों का जो एक समूह है उसको एकजुट रखने की, सबको संतुष्ट रखने की। एकजुट जी, रखने से ज्यादा संतुष्ट रखने पर हम जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 2.5 महीने के भीतर लोकसभा का चुनाव है। तो अगर संतुष्ट नहीं रहेंगे, अगर नाराजगी रहेगी किसी भी तरह की, तो वो नाराजगी नीचे तक परकुलेट होगी, नीचे तक पहुंचेगी वो नाराजगी वर्कर्स तक, अपने जो वोटर्स हैं उन तक, और फिर लोकसभा चुनाव का जो प्रोस्पेक्ट है उसमें कुछ नुकसान हो सकता है। इसलिए बीजेपी जेडीयू दोनों नहीं चाहेंगे कि नाराजगी हो। तो जो चुनौती आपने जिनकी तरफ इशारा किया कि मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होगा, उनकी मांगे बढ़ गई हैं जीतन राम मांझी की, जितना तो मानी इन के। इन सबको एड्रेस करना होगा, बीजेपी और जेडीयू दोनों को इन सबको एड्रेस करना होगा। लेकिन फिर हम यही दोहरा रहे हैं कि केंद्र में सरकार है और राज्य में सरकार है, तो उसके पास देने को बहुत चीजें हैं। वो हम्म, बहुत सारी चीजें, ये अगर मान लीजिए जीतन राम मांझी दो मंत्रिमंडल में 2 सदस्य मांग रहे हैं, तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उनको 2 सदस्य दिया जाए, किसी निगम आयोग के में दो, एक बोर्ड के अध्यक्ष का पद उनको ऑफर किया जा सकता है, बढ़िया मिनिस्ट्री उनके बेटे को ऑफर की जा सकती है, और भी कई चीजें ऑफर की जा सकती हैं जो जीतन राम मांझी को लेकर के पहले भी चलती रही थी कि उनको राज्यपाल बनने की जल्दबाजी हो रही है। तो ये सब चीजें, बीजेपी केंद्र की सरकार में है तो उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है। हम लोग, कई चीजें तो ऐसी होती हैं जो बाहर के जो लोग हैं, जो लोग जी, उस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, उनको पता भी नहीं होता है जो चीजें टेबल पर रखी जाती हैं मोल भाव के समय, लेकिन वो हम्म, तब होगा जब आप सरकार में हैं। तो इसलिए वो एक एक चुनौती है, निश्चित रूप से एक चुनौती है कि जो सहयोगी पार्टियां हैं और जितनी कम सीटें हैं लोकसभा की, जितनी कम सीटों में जितनी पार्टियों के बीच बंटवारा करना है, मंत्रिमंडल के जितने कम पद हैं उसमें बंटवारा करना है, उसको लेकर के एक चुनौती आएगी। लेकिन वो कोई ऐसी चुनौती नहीं है जिसको ये लोग नहीं सुलझा सकें। देखिए, सरकार में पार्टियां तो तीन ही, विधायक तो तीन ही पार्टियों के पास हैं। उपेंद्र बिल्कुल। कुशवाहा के पास कोई विधायक नहीं है, या चिराग पासवान के पास कोई विधायक नहीं है, पशुपति पारस के पास कोई विधायक नहीं है। इसलिए उनके साथ तो जब सीट बंटवारे की बात होगी, लोकसभा के सीट बंटवारे की बात होगी, तब एक एक चैलेंज आएगा। अभी हम्म, तो उनका कोई चैलेंज नहीं है, उनका कोई आदमी तो मंत्री नहीं बनने वाला है। मंत्री तो इन्हीं, एक निर्दलीय थे, सुमित कुमार सिंह, उनको सुमित मंत्री सिंह। बना दिया गया। दो दो हमको लगता है कि 2-3 साल में वो भी तीसरी बार उन्होंने भी शपथ ली है मंत्री पद की। जी, तो उनको तो बना दिया गया। अब जीतन राम मांझी एक कमिटेड और लॉयल एलआई हैं, इसलिए हम्म, उनके साथ की ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जेडीयू बीजेपी में तो निश्चित रूप से दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनके बीच पुराना नहीं फॉर्मूला अजीत रहा जी, है। अजीत जी इतनी आसानी से नहीं कह दें कि जेडीयू और बीजेपी में दिक्कत नहीं होगी। मैं कई विधायकों से बात कर रहा था, जब मैं कैबिनेट एक्सपेंशन की बात करता हूं, तो खबरें ये आ रही है कि जो पुराने मंत्री हैं मैक्सिमम वे ही रिपीट होंगे।
देखिए 2020 से जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी और फिर 2022 में जब महागठबंधन की सरकार बनी, 2020 से मंत्री बनने की आस में वेटिंग लिस्ट में बीजेपी और जेडीयू के कई विधायक रहे, जब तक महागठबंधन की सरकार नहीं बनी थी। और जब महागठबंधन की सरकार बनी तो जेडीयू वाले वेटिंग लिस्ट में रहे। तो हमने कई विधायकों को पढ़ने की कोशिश की, भले ही विद्रोह न करें, लेकिन उनके मन में आग है कि बार बार वे ही क्यों, हमें कब मौका मिलेगा, हमें क्यों इंतजार कराया जाता है। तो ये आग है, और इस आग के बूते ही देखिए कई लोग चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ ले, लेकिन जो परिस्थितियां है 128 का बहुमत है, बहुमत से आप सिर्फ 6 अधिक है। तो न बीजेपी की स्थिति ये है और न जेडीयू की स्थिति ये है कि वे अपने किसी विधायक को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सके। तो आग तो है, तो इस असंतोष को भी बहुत शालीन तरीके से, या यूं कहें कि बहुत प्यार से, बहुत निष्ठा से इन्हें संपन्न कराना होगा, नहीं तो आग भड़केगी कि हम कब तक प्रतीक्षा करें। वे ही बार बार रिपीट हो रहे हैं, हमारा नंबर कब आएगा। तो ये आग तो दिखाई पड़ रही है अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, सबको संतुष्ट करना, सबको पता है कि मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हो सकते हैं, इसकी सीमा तय हो गई है। जब सीमा जी। नहीं तय हुई थी तब इसी राज्य में, बिहार में 90 मंत्री होते थे, हम्म। और वो कहा गया था कि भाई भूतपूर्व ना हो जाए, इसलिए अभूतपूर्व मंत्रिमंडल बना दिया था लालू जी ने। तो जी। 90 मंत्री हो गए थे, लेकिन अब तो सीमा तय है कि इतने ही बनाए जा सकते हैं। आप दोनों सदनों के 10% से ज्यादा नहीं बना सकते हैं, और निचले सदन के 15% से ज्यादा नहीं बना सकते हैं। तो आप किसी जी। हाल में बिहार में 40-41 से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते हैं। ये बात हम्म। सब 40-41 से 36 से ज्यादा मंत्री, 36 34 और ज्यादा बना बात सकते हैं। 36-37 आप जी। मंत्री बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बना सकते हैं। हम्म। तो ये बात मंत्रियों को पता है। दूसरा क्या, 2 मॉडल है। एक मॉडल आंध्र प्रदेश का है कि हम्म। रोटेशन से मंत्री बनाए जाए, सबको थोड़े-थोड़े दिन के लिए मंत्री बनाया जाए। जी। जैसे वहां 2.5 साल के लिए 5 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, और फिर हम्म। 2.5 साल के बाद उन 5 उप मुख्यमंत्रियों को हटा दिया गया, और दूसरे 5 लोग नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए अगले 2.5 साल के लिए। तो ये एक रोटेशन का सिस्टम है कि सबको थोड़े-थोड़े दिन के लिए बना करके संतुष्ट करें। ये मॉडल हम लोगों के यहाँ बिहार में या नॉर्थ में चलता नहीं है। जी यहाँ बिल्कुल। मॉडल वही है कि जो सबसे अनुभवी है, या जिसको, जो ज्यादा सीनियर है, या जिसको काम करने का अनुभव है, उसको मंत्री बनाया जाता है, और वो लोग लगातार मंत्री बनते रहते हैं। और हम्म। और जो नहीं बनता है उसके मन में एक कुंठा निराशा रहती है। अब आप सोचें कि जब 116 विधायक थे नीतीश कुमार के, तब कितने लोग कुंठित हुए होंगे। आज तो मान लीजिए 45 है। जब 116 जी। था तब भी तो अपने कोटे से उतने ही मंत्री बना सकते थे वो, जितना आप बनाएंगे, या थोड़ा लेकिन बहुत तब का तो फर्क होगा। स्पष्ट बहुमत था ना, बहुत बड़ा बहुमत था ना। नहीं, बड़ा बहुमत तो अब, स्पष्ट बहुमत तो अभी है। और जी। इसी स्पष्ट बहुमत की सरकार 2020 में भी इतना ही बहुमत था, इसी इसी बहुमत हम्म। से सरकार बनी थी। देखिए, हम्म। ये जरूरी नहीं है कि दूसरी तरफ जो, अगर हम फिर कह रहे हैं कि वो बहुमत के नजदीक दिख रही है आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उस बहुमत तक पहुंच जाए। जी। ये वो एक मृग मरीचिका होती है जो दिख रही है। इसमें हम्म। इसमें सेंध लगाने की संभावना कहीं हमको अभी नहीं दिख रही है। हो सकता है कि नहीं आगे हो, दिखा नहीं। लोगों के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में बात होती है, लेकिन हम जो राजनीति देख रहे हैं, जो नंबर्स हम गिन रहे हैं, और जो अनुभव राजनीति का हम कर रहे हैं कई राज्यों में, जो जहां बीजेपी की सरकार बनी हुई है। देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि जब बीजेपी सरकार में होती है तो उसमें तोड़-फोड़ की गुंजाइश कम हो जाती है। उसमें अपोजिशन की पार्टी तोड़-फोड़ की कोशिश नहीं करती है, क्योंकि उसको हम्म। कई तरह के डर होते हैं, कई तरह का खतरा होता है। अब ये बिहार का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि बिहार में जो अपोजिशन की पार्टी है आरजेडी, वो खतरों का सामना पहले से कर रही है। पहले से बिल्कुल। ईडी और सीबीआई के समन उनको आए हुए हैं, और पहले से इस हम्म। बात की संभावना, आशंका जताई जा रही है कि पकड़ा जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। तो वो एक जोखिम लेने की स्थिति में है कि तोड़-फोड़ करें। और आज रोहिणी आचार्य बहुत गुस्से में थी कि भाई लालू यादव के सहायक को या किसी वकील को उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे पिता कितने बीमार हैं, वे बगैर किसी सहायक के चल नहीं सकते, फिर भी उन्हें भीतर अकेले ले जाया गया, जो कुछ होगा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ये सारी बातें भी चल रही हैं। और देखिए दूसरी बात, जो असंतोष की बात कर रहे हैं, मायूसीपन की बात कर रहे हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों डिप्टी सीएम थे, दोनों ही पैदल कर दिए गए। पता नहीं मंत्री बनने का मौका मिलेगा भी नहीं मिलेगा। कल हमने देखा था, सुना था कि रेणु देवी के समर्थक पूरे बिहार से झंडा बैनर लेकर आ गए थे, यह मानकर कि डिप्टी सीएम तो हो ही रही हैं, जिंदाबाद का नारा लगाना है। लेकिन यहां तो जिंदाबाद दूसरे का हो गया। खैर, बीजेपी में
देखिए बीजेपी का हाईकमान जो फैसला करेगा, वहां तो वही बात है कि जो मतलब जो केंद्रीय नेतृत्व कह दे उसे ही मानना है, नहीं तो आप गायब हो जाएंगे, समंदर में विलुप्त हो जाएंगे। तो अब बीजेपी में खतरा नहीं है, लेकिन जेडीयू के विधायकों पर जिस तरीके से आपने कहा कांग्रेस के विधायकों का ऑपरेशन चल रहा है, जेडीयू के विधायकों की ओर भी लालू यादव, तेजस्वी यादव कुछ उम्मीद की किरणें बांधे हैं, लेकिन उन्हें निराशा इसलिए मिल रही है कि ललन सिंह, जो आप बार बार कहते हैं कि नाखून और मांस का रिश्ता है, ललन सिंह से जो उम्मीदें थी वो तो झटका लग गया। पता नहीं कैसे उम्मीदें पाल लिए थे कि ललन सिंह नीतीश कुमार से अलग भी हो सकते हैं। तो ये मायूसीपन और ये प्यार, कैसे इस प्यार से इसे दूर करेंगे नीतीश कुमार, यह देखने की बात होगी। देखिए, हम तो एक बार और हम लोग बात कर रहे थे तो ऐसे ही हमने कहा था कि पता नहीं इतने बड़े नेता हैं लालू यादव, जिस तरह की गलतफहमी बीजेपी ने एक टाइम आरसीपी से पाली थी कि आरसीपी हम्म, जेडीयू को तोड़ देंगे, वो सारी गलतफहमी साफ हो गई, बहुत जल्दी साफ हो गई, ज्यादा टाइम नहीं लगा। उसी तरह से लालू यादव ने ये गलतफहमी पाली कि ललन सिंह जेडीयू तुड़वा देंगे। भाई जी, ललन सिंह क्यों जेडीयू तुड़वा देंगे, उनसे उसको क्या मिलना है उनको? जो हम्म, इतने इतने वर्षों का एक संबंध है, अपनी जो उनकी एक निष्ठा, लॉयल्टी जिसको पार्टी के प्रति कहते हैं वो है, और एक सामाजिक समीकरण ऐसा है कि उस समीकरण में वो इस तरह का कोई भी कदम उठाएंगे तो अपने लिए, उनके लिए आत्मघाती हो सकता है, उनके लिए भी। कि आप जी, उस पार्टी को तोड़ रहे हैं जिस पार्टी को खड़ा करने में ललन सिंह की जाति ने हजारों लोगों की जान गंवाई है, उस पार्टी को हम्म, आप तोड़ करके कमजोर कर रहे हैं, तो इसका बड़ा बारीक और गहरा मैसेज जाता है। अभी ऊपर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन लोगों की मानसिकता में ये चीजें अंदर तक जाती हैं। इसलिए वो गलतफहमी थी जो उनको नहीं पालनी चाहिए थी। लेकिन हम जब भी टूटने तोड़ने की बात करते हैं, तो आप देखिए दूसरे देश के दूसरे राज्यों को देखिए और बिहार को देखिए, यहाँ पार्टियां बहुत कम टूटती हैं। और टूट जी, करके, और ऐसा नहीं होता है कि एक इस पार्टी से टूट करके और दूसरी पार्टी में लोग चले गए कोई एकदम वैचारिक विरोधी पार्टी के भीतर, ये बहुत हम्म, कम होता है। आप याद करिए जब 22 एमएलए थे लालू यादव के, तब भी उनकी पार्टी टूटने की एक बार बात चली थी कि 13 लोग चले गए, तब सम्राट चौधरी उस आरजेडी में थे। तब ये चर्चा जी, हुई थी कि पार्टी टूट जाएगी और इतने लोग उधर चले गए, चले भी गए थे, लेकिन फिर सब लोग वापस लौट आए, कोई पार्टी नहीं टूटी लालू यादव की। हाँ, बिल्कुल। उसी उस समय तरह तो से साहबुद्दीन ने जेल के भीतर से ऑपरेशन किया था। वहां से ऑपरेशन किया था, वो तो आपको सब जी, पता ही है। तो हम्म, तब भी पार्टी नहीं टूटी थी। तो उसी तरह से नीतीश कुमार, हमने कल भी कहा था कि जब बीजेपी छोड़ करके और आरजेडी के साथ जा रहे थे, तब उनकी पार्टी जी, पर ज्यादा खतरा था, क्योंकि बीजेपी के हम्म, साथ लड़ के चुनाव जीते थे वो। और उनके ज्यादातर लोग इस बात से नाराज थे कि क्यों आरजेडी की तरफ जा रहे हैं। बहुत कम लोग इस बात से संतोष में थे, मैक्सिमम लोग असंतुष्ट थे कि क्यों जा रहे हैं आरजेडी के साथ। इसके हम्म, बावजूद पार्टी नहीं टूटी उनकी। तो अब तो अपने नेचुरल एलाई के पास लौटे हैं, जो उन्होंने कहा भी कि जी, हम वहीं आ गए थे जहां से गए थे और अब फिर हम कहीं नहीं जाएंगे। तो जब उस हम्म, जगह पर आ गए तो उनकी पार्टी टूटने की संभावना और कम हो गई है, जो हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप वोट का कॉम्बिनेशन देखिए, जो नीतीश कुमार के जी, जितने लोग जीते हैं, वो हम्म, जिस वोट कॉम्बिनेशन से जीत करके आए हैं, वो कॉम्बिनेशन तो अब और मजबूत हुआ है। वापस बिल्कुल, जेडीयू, बीजेपी और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति पारस, जो जो कॉम्बिनेशन है, अत्यंत पिछड़ा, गैर यादव पिछड़ा, सवर्ण, महादलित, इसका जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन में तो उसके जीतने की गारंटी हो जाती है ना। तो फिर जी, ऐसा आदमी क्यों छोड़ करके जाएगा दूसरी तरफ? अगर आरजेडी जीत की गारंटी दे रही होती कि ये जीत हम्म, की गारंटी है, तब मान लेते कि लोग चले जाएंगे। आरजेडी इस बात की गारंटी दे रही होती कि हम राज्यसभा भेज सकते हैं, आरजेडी इस बात की गारंटी दे रही होती कि हम बिना विधायक हुए भी हम आपको मंत्री बनवा सकते हैं, आरजेडी इस बात की गारंटी दे रही होती कि हम आपको एमएलसी बनवा सकते हैं, तब तो एक हम इस बात की गुंजाइश देखते कि पार्टी टूट सकती है जेडीयू में, कि कोई आदमी इस लालच में जा सकता है या कोई आदमी जोखिम ले सकता है। लेकिन देखिए, जो विधायक है वो इस बात का कतई जोखिम नहीं लेना चाहता है, वो आखिरी दिन तक ऑफिस में बने रहना चाहता है। जी, उसको पता है कि अगर किसी तरह से आज कोई जोखिम लेते हैं और किसी तरह से कामयाबी नहीं होती है, सरकार यहीं रह जाती है, तो उसके बाद तो सदस्यता भी खत्म होगी और जेल जाने की नौबत आ जाएगी। ये 10 तरह की समस्या उसके सामने होगी। हम्म, इसीलिए अभी आप देने की स्थिति में कौन है, इसलिए उसके जो सत्ता की गोंद होती है, हम हमेशा कहते हैं कि सत्ता की गोंद सबसे मजबूती से चिपकाती है। और विपक्ष जो है, वहां विपक्ष में जाते ही गोंद सूख जाती है, सारे लोग बिखरने लगते हैं, अपने आप बिखरने लगते हैं। तो सत्ता की गोंद है जेडीयू बीजेपी के साथ, उसमें लोग चिपके रहेंगे, उसमें टूटने की गुंजाइश कम है। ये जरूर है कि नाराजगी रहेगी, नाराजगी का जी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, नाराजगी का बड़े बड़े नेताओं की नाराजगी होती है, पूरे देश में हम लोगों ने नाराज नेता देखे हैं। और हम्म, बिहार में भी हम लोगों ने देखा नाराज नेताओं को बाद में बयानबाजी करते हुए, जिस गठबंधन में है उसी गठबंधन के खिलाफ बयान देते हुए हम लोगों ने कई लोगों को देखा है, जो बिल्कुल, नहीं बन सके मंत्री। लेकिन
वो बयान देना, नाराजगी जाहिर करना एक अलग चीज है। वो एक उसका भी एक मकसद होता है। उसका मकसद ये होता है कि आप अपनी नाराजगी जाहिर करके अपने लिए कुछ मांगने की कोशिश करते हैं। हम्म, तो हमको लग रहा है कि जो सबसे पहली चुनौती है बहुमत साबित करने के पहले, विधानसभा के सत्र के पहले, उस वो चुनौती तो ये है कि मंत्रिमंडल, उस चुनौती को पार पाने का तरीका तो एक ये होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार ऐसा होगा कि सारे मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। अभी जी, 9 लोग हैं। हो सकता है कि 10 लोगों को और शपथ दिलाई जाए और उसके बाद हम्म, बाकी 15, 16, 17 सीटें खाली छोड़ दी जाए और वो खाली ही रखी जाए, ताकि जिसको एक यहाँ दिल्ली के मुहावरे में गाजर लटकाना कहते हैं, वो सब आदमी उस उम्मीद में रहे कि जो अगला मंत्रिमंडल का रिसफल होगा उसमें हमारे लिए जगह बन सकती है। अभी जी, जो बिल्कुल, चेहरे ऑब्वियस हैं, जो अनिवार्य एकदम, हम्म, जिनके बारे में हम आप कोई भी आदमी या एकदम लेमैन चाय की दुकान पर खड़े होकर के कह सकता है कि फला जी तो मंत्री बनेंगे ही, उन लोगों हम्म, को बना दिया जाए। अभी ये संभव है कि उन सब वैसे सारे चेहरों को आप मंत्री बना दें और 20 के करीब सीटें खाली रखी जाए, ताकि जब बहुमत साबित कर दे सरकार, उसके बाद उस मंत्रिमंडल का विस्तार हो। एक बार जब स्पीकर बदल लेगा, ये गठबंधन अपना नया स्पीकर बना लेंगे और विश्वास मत अपना बहुमत हासिल कर लेंगे, फिर उसके बाद कोई चुनौती नहीं रह जाती है लोकसभा चुनाव निपटने के बाद। और लोकसभा चुनाव की संभावनाओं को लेकर के हम लोगों ने चर्चा की है। उसमें भी जो वोट का कॉम्बिनेशन है जेडीयू बीजेपी का, वो अपर हैंड उसका है, उस अलायंस का अपर हैंड है, बल्कि वो काफी आगे है। हम कल जी, वोट भी गिन रहे थे, हम लोग कल दोनों पार्टियों के वोट को जोड़ करके ये 45% मान रहे थे, हम्म, लेकिन लोकसभा चुनाव में लोजपा भी साथ थी जिसको 8% वोट आया था। तो बिल्कुल, 54% वोट तो ऑलरेडी है अलायंस के पास। हम्म, अगर इनको उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को छोड़ दें, तब भी जेडीयू बीजेपी और एलजेपी का 54% वोट है। तो अब उसको 60% ले जाने की कोशिश है, जो हो सकता है कि उसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए है कि उसमें हो। अब उसके बाद चुनौती अगर देखें एक्चुअल में ज्ञानेश्वर जी, हम्म, तो वो चुनावी चुनौती है कि चुनाव जी, लड़ने के समय तेजस्वी यादव किस तरह की चुनौती खड़ी करेंगे, किस तरह की चुनौती हम्म, पैदा करेंगे, वो इशू होगा। अभी सरकार के काम में अड़ंगेबाजी करना या सरकार को बहुमत नहीं साबित करने देना, ये चीजें अभी हमको थोड़ी मुश्किल लग रही हैं। और उसके आधार हैं जो हमने आपको बताया कि ये कारण हमको दिख रहे हैं जिनकी वजह से ये चलिए, तो ऐसा नहीं लग आगे रहा है ये कि सोचिए, विधानसभा में कोई जी, समस्या हो जाएगी। आज ही अजीत जी राज्यसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। बिहार की 6 सीटें हैं। खैर, अभी आपने चर्चा में आरसीपी सिंह का जिक्र कर दिया। बिहार के लोग जानना चाहते हैं, आरसीपी सिंह का भविष्य क्या? क्या सचमुच बनवासी? क्योंकि नीतीश कुमार वहां पहुंच गए जिनसे आसरा था। और आज की तारीख में तो हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह बहुत दूर-दूर हैं। और बीजेपी नीतीश कुमार को दुखी कर आरसीपी सिंह को कोई इनाम नहीं दे सकती है। तो आरसीपी सिंह का क्या हाल हुआ? आरसीपी सिंह का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अभी राजनीति में तो आप जानिए कि कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। ये जी, तो आप भी कहते मानते रहे हैं। तो हुँ, अभी पता नहीं हमको, हम अभी बहुत अपुष्ट सूत्र है इसलिए हम सूत्र का नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन किसी ने कहा हुँ, कि बात हुई है नीतीश कुमार की आरसीपी सिंह से। जी, आप इस बात को जरा तहकीकात करिएगा कि किसी ने राजभवन से उनको, राजभवन कह रहा है, मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉलिंग पर उनसे बात कराई है हुँ, आरसीपी सिंह से नीतीश कुमार की। और उन दोनों में ठीक ठाक बात, मतलब एक आइस ब्रेक करने वाली बात हुई है। तो अगर सचमुच ऐसा है, तो अब ये संभव है कि अब दोनों उस जगह पर आ गए हैं जहां जब साथ में थे। अलग तो वहीं से हुए जहां जब पहले आरसीपी अलग हुए, फिर इसके बाद नीतीश कुमार भी अलग हो गए। जी, अब ये हुँ, दोनों जब साथ आ गए, बीजेपी और नीतीश कुमार आ गए, तो ये संभव है कि पुराने सारे लोगों को नीतीश कुमार भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करे। देखिए, कितने दिनों के बाद राजीव रंजन की वापसी हुई थी हुँ, जेडीयू में। वो भी चले गए जी, थे, लेकिन उन्होंने भी वापसी हुँ, की। तो एक हुँ, वापसी का दौर शुरू हो सकता है। देखिए, हम लोग उपेंद्र हुँ, कुशवाहा के बारे में भी बात किए थे कि उनकी भी वापसी हो सकती है। आरसीपी जी, की भी वापसी की बात हो सकती है, या एक तो ये संभावना है। दूसरी हुँ, संभावना ये है, जो हम सब लोगों ने देखा, जो जिस पर कल आपने काफ़ी अच्छा ये यूज़ किया लाइन की, भई टाँग फँसा दी है सरकार ने, बीजेपी ने जी, सरकार के अंदर। तो हुँ, इस बार बीजेपी टाँग फँसाने के मूड में भी है। हुँ, वो ऐसे फैसले ले सकती है जिससे उसको लगे कि नीतीश कुमार कुछ हर्ट हो रहे हैं। हुँ, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बनाया गया उप मुख्यमंत्री। तो उसी तरह से बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से भी ये पहल हो सकती है कि वो आरसीपी को ले आए और हुँ, किसी तरह से उनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करे। देखिए, ये तो जो उनके बारे में पहले खबर थी कि वो अगर अगर आरजेडी और
आप जेडीयू और बीजेपी एक साथ नहीं आते, तो वो तैयारी कर रहे थे नालंदा लोकसभा जी। चुनाव लड़ने की। हालांकि वहां से और भी कई दावेदार थे जो उनसे अच्छे भी थे, लेकिन हम्म, वहां वो तैयारी कर रहे थे। अब वो संभावना खत्म हो गई है। अब वो नालंदा सीट उनको नहीं मिल सकती है अनलेस कि जेडीयू में उनकी वापसी नहीं हो। वो तो चले जी। गए हैं बीजेपी में, तो हम्म, बीजेपी से जेडीयू में वापसी, अलायंस, दो अलायंस पार्टनर्स के बीच में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना जाना जरा जरा अनयूजुअल सा होता है, वो होता नहीं है। तो वो ये बीजेपी में बहुत रह, कठिन सा भी लगता है। अभी ललन सिंह जितने ताकतवर हैं और भी दूसरे बिल्कुल लोग, हाँ, नहीं, उसी पर कि हम वे आ रहे आने थे, देंगे। चूंकि एक ललन सिंह के जी। साथ दूरी भी रही है उनकी, ललन हम्म, सिंह के साथ भी एक दूरी रही है, तो वो रेसिस्ट कर सकते हैं उनका, उनकी वापसी का। और बीजेपी जी। भी कह सकती है कि भाई जब हम लोग एलाई हैं तो हमारे नेता को आप अपने पार्टी में क्यों शामिल कराइएगा। हम्म, तो बीजेपी के अंदर ही रहते हुए उनके रिहेबिलिटेशन का एक कोशिश हो सकती है। और वो हम इसलिए कह रहे हैं, एक संभावना जो इसलिए दिख रही है ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जितने क्लोज रहे हैं आरसीपी, वो बहुत से राज जानते होंगे, जी। बहुत से राज वो जानते हैं। इसके बावजूद उन्होंने कोई राज डिस्क्लोज नहीं किया। वो राजनीतिक रूप से बयानबाजी करते रहे, नीतीश कुमार पर बोलते भी रहे एक नेता की तरह, लेकिन उन्होंने बिलो द बेल्ट कोई प्रहार नहीं किया। उन्होंने कोई ऐसी हम्म, बात नहीं कही जिससे लगे कि वो कोई राज फास कर रहे हैं और अपने उस जो एक अघोषित नियम होता है दोस्ती का, उस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। उनको सब बातें जी। पता होंगी कि वो हम्म, चूंकि वो सारे संसाधन जुटाते थे, कैसे चुनाव मैनेजमेंट होगा, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, किस तरह से अधिकारियों की पोस्टिंग ट्रांसफर होंगे, किस तरह से काम, वो सारी चीजें वो जान रहे थे। लेकिन बिल्कुल। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही, अभी बिलो द बेल्ट कोई उनकी तरफ से नहीं हुआ है। तो इसलिए ये हो सकता है कि उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश बीजेपी करे, तो नीतीश कुमार उसका विरोध ना करे, वो होने दे कि बीजेपी अपनी तरफ से अगर करना चाह रही है, जैसे अभी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का हुआ, आगे कुछ और भी ऐसा हो सकता है, कुछ और लोग भी ऐसे जी। आ सकते हैं जो हम्म, पसंद नहीं हो। लेकिन ये तो सुविधा का एक समझौता है, दोनों की सुविधा का समझौता है, दोनों को लोकसभा चुनाव, अब हम लोग पहले भी कह चुके हैं यहाँ कि अब किसी भी पार्टी का किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं, किसी नेता का किसी के ऊपर कोई भरोसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल सब नहीं। अपनी सुविधा के लिए समझौता किए हुए हैं। तो उस समझौते में कोई नहीं चाहेगा कि ऐसे ऐसा कोई भी घटनाक्रम हो जिससे चुनावी नुकसान हो जाए, राजनीतिक नुकसान हो जाए। इसलिए जी। दोनों की सहमति से ही उनके रिहेबिलिटेशन की कोई कोशिश होगी, तो वो हो सकती है, दोनों की सहमति से ही होगी, नाराज करके नहीं होगा। चलिए, तो आसिफ सिंह की बात हो गई। हमने कहा था शुरुआत में ही कि देखिए सम्राट चौधरी ने मुरेठा खोलने का फैसला कर लिया है, अयोध्या में जाकर खोलेंगे। लेकिन देखिए एक बड़ी बात, नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन की सरकार को तोड़ा गिराया, तो उन्होंने कहा कि काम हम कर रहे थे, वे तो काम करते ही नहीं थे और क्रेडिट लेना चाहते थे सब आरजेडी वाले। तो देखिए क्रेडिट बार की लड़ाई तब भी थी और उधर तेजस्वी यादव ने कहा थके हुए मुख्यमंत्री से मैं काम करा रहा था। तो अब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा देखिए ये भी कोशिश करेंगे कि बिहार में यदि कुछ काम हो रहा है तो इसका श्रेय मोदी मोदी। वे कितने बार नीतीश कुमार का नाम लेंगे, मुझे इसमें संशय है, क्योंकि ये तो भाजपा का झंडा बुलंद करेंगे। कल हमने देखा ही कि राजभवन में किस तरीके से जय श्री राम और वंदे मातरम, भारत माता की जय का नारा लगा। तो फिर से क्रेडिट बार की लड़ाई शुरू होगी। क्या आपको नहीं लगता है कि यह क्रेडिट बार जो है और ज्यादा तीखा होगा? निश्चित रूप से होगा, लेकिन अगले हम्म, 2 ढाई महीने उसको होने दिया जाएगा, क्योंकि जी। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोगों को पता है कि सबकी नैया लोकसभा में पार लगेगी नरेंद्र मोदी के नाम से। जी। चूंकि प्रधानमंत्री उनको बनना है, उनके चेहरे पर हम्म, चुनाव होना है। अयोध्या का जो पूरी झांकी सजी थी उसमें भगवान राम के बाद जो चेहरा उभरे हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। जी। उनसे उन, उन बल्कि एक तरह एक कई जगह तो हमने देखा कि राम जी से भी ज्यादा कटआउट प्रधानमंत्री के ही लगे थे। तो हम्म, एक चेहरा उन्होंने, उन्हीं की झांकी सजी थी वहां। तो वो उससे चेहरा बने, हिंदुत्व का चेहरा भी वही बने हैं, विकास का चेहरा भी वही बने हैं, मजबूत नेतृत्व भी उन्हीं के नाम पर है, विश्व गुरु बनने का जो नैरेटिव है वो उन्हीं के नाम पर है। तो चुनाव जी। तो उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए है, नीतीश कुमार को हम्म, मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव तो है नहीं, नरेंद्र बिल्कुल मोदी नहीं। को प्रधानमंत्री बनने का चुनाव है। इसलिए कायदे से स्ट्रेटेजिकली संभव है हम्म, कि जेडीयू बीजेपी दोनों के नेता नरेंद्र मोदी का ही प्रचार करें, उन्हीं के चेहरे की जय अच्छा। जयकार हो चारों तरफ, और हम्म, काम भी होंगे। अभी आप देखिएगा, अभी प्रधानमंत्री जाएंगे जिस दिन वहां, अब तो उनका होगा ही 4 तारीख बेतिया को में। कार्यक्रम का बेतिया का, और वो हम्म, वहां जो भाषण होने हैं और हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का जो शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, उस दिन कितनी बड़ी बातें होंगी, बड़ी घोषणाएं होंगी, बड़ी योजनाएं लाने के का ऐलान किया जाएगा वहां।
और बड़े हाँ, निवेश नीतीश की भी कुमार ने भी कहा था ना कर्पूरी ठाकुर की स्वामी जयंती के दिन कि मेरी एक बात तो मान ली है, कुछ और बातें वो भी मान ले, तो मुझे लगता है कि मान उसी ली। दिन ऐलान हो जाएगा। जी। हो सकता है कि उस दिन ऐलान हो जाए, बड़ी घोषणाओं का विशेष पैकेज देने की घोषणा हो जाए, तो जी। घोषणाएं बड़ी होंगी, बड़ी हम्म। घोषणाएं होंगी, तो उसका नैरेटिव बनेगा और वो मोदी के नाम पर बनने दिया जाएगा। जो क्रेडिट की लड़ाई शुरू होगी वो लोकसभा चुनाव के बाद होगी, क्योंकि हम्म। लोकसभा चुनाव के बाद तो आएगा विधानसभा का चुनाव, जिसमें नरेंद्र मोदी जिसमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है और बीजेपी को जी। अपना मुख्यमंत्री बनाना है। तो उस समय हम्म। लड़ाई होगी, वो इंटेंस होगी, वो बहुत, उस लड़ाई की तीव्रता सघनता बहुत ज्यादा होगी। उस समय इस बात का ध्यान रखना होगा, सब दोनों अगर पार्टियों को अगर गठबंधन चलाना है उनको, तो कोई ऐसी घटना ना हो जिससे उनका गठबंधन फिर पटरी से उतरे। ये बात मई जून जून के बाद होगी। मई तक तो जी। नरेंद्र मोदी के नाम का नैरेटिव चलेगा, उन्हीं के नाम पर सारा माहौल बनाया जाएगा, उनको क्रेडिट मिलेगा और उनके नाम पर सब लोग चुनाव लड़के जीतेंगे। जहां तक आपने कहा कि जो ये हो, नीतीश कुमार ने भी कहा कि हम कर रहे थे काम, तो कोई कर नहीं रहा था, सिर्फ हम ही को करना पड़ रहा था। और हम्म। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम थके एक हुए। थके हुए मुख्यमंत्री से काम जी। करा रहे थे। तो हम्म। ये अब तक तेजस्वी यादव कोई निजी कमेंट नहीं कर रहे थे नीतीश कुमार को लेकर के। हम्म। उन्होंने ये पहली बार उस मामले में एक टिप्पणी की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। अभी जब जो जिस तरह से उनका माहौल बनाया जा रहा है, उसके लिए ये अच्छी बात नहीं है। हम्म। देखिए, उनके अब भगवान लालू यादव को 100 साल जिंदा रखें, लेकिन लालू यादव ज्यादा थके हुए हैं नीतीश कुमार से। लेकिन क्या तेजस्वी कह सकते हैं कि मेरे पिता थके हुए हैं? उनकी पार्टी के हम्म। तो लोग कह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है। कल ही कह जी। रहे थे लोग, हमने सुना लालू यादव की बैठक से निकल करके लोगों ने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। तो हम्म। अभी आपके पिताजी हैं, जो उम्र में बड़े हैं, नीतीश कुमार के बड़े भाई हैं, आप उनको थका हुआ नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप नीतीश कुमार को थका हुआ कह रहे हैं। उसी तरह से आप देखिए लालू यादव की बेटियों के ट्वीट देखिए, वो कैसे किस तरह से ट्वीट करके उनके लिए चमेलियन और गिरगिट इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। और ये जो पलटी दास, पलटी मार और पलटू राम, ये तो नाम इन्हीं लोगों ने दिया था, आरजेडी के लोगों ने ही दिया बिल्कुल। था नीतीश कुमार को। और हम्म। आज देखिए सब आदमी उनको, आरजेडी को ये कह रहा है कि जैसे आरजेडी, नीतीश कुमार कितने चरित्रहीन व्यक्ति हैं, उनके सत्ता के लिए उनका चरित्र कितना खराब हो गया। सत्ता के लिए चरित्र आरजेडी का कम खराब थोड़े हुआ था। जब वो जी। 2017 में छोड़ करके चले गए थे नीतीश हम्म। कुमार, तो आप 22 में आए, तो आप क्यों उनके चरणों में पड़े? क्यों उनके आपने साथ गए, उनको हाँ बिल्कुल। स्वागत किया? हम्म। उनका स्वागत नहीं करते आप? अगर इतने ही सिद्धांतवादी, आदर्शवादी हैं, आपको सत्ता का लालच नहीं है, आपको तो प्रतिबद्धता है, तो आप नहीं उनके साथ जाते? आप भी तो गए, जी। तभी तो सरकार बनी दोनों की। और जिस हम्म। व्यक्ति ने 20 साल आपके खिलाफ लड़ाई लड़ी, आपके जंगल राज कहा और सब किया, वो नीतीश कुमार 2015 में आए, तब भी आप क्यों गए थे उनके साथ? तो आज इस तरह की जो निजी बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने भी चर्चा की नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के और उनकी सोच को लेकर के, लेकिन जब जब उन्होंने ठीक दिया, जो 17 मिनट का एक भाषण था, उनके उद्योग वाला हाँ जो कार्यक्रम बिल्कुल। हुआ था, और जी। उस दिन के बाद से जब जो चीजें सामने आई, हम लोगों ने कई बार कहा कि अब वो काफी हद तक अपने पुराने रूप में लौट आए हैं नीतीश कुमार। जी। तो अब वो इतना, एक आदमी, वो कह रहे हैं कि थके हुए आदमी है अगर नीतीश कुमार, तो जिस तरह का, जितना श्रूड तरीके से जो राजनीतिक अभियान अभी हुआ है, जो ऑपरेशन हुआ है अभी, ये कोई कर सकता था क्या? ये साधारण आदमी की बात है, ये कोई साधारण सोच वाले व्यक्ति की बात है? तो ये जी। निजी हमले में नहीं जाना चाहिए उनको। क्रेडिट लेने का काम लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी ने भी कम नहीं किया है ज्ञानेश्वर जी। हम तो कल भी जी। कह रहे थे आपको, सोशल मीडिया का जो इकोसिस्टम है, उसमें हाँ। आरजेडी का सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत है। उनके जी। यहाँ कुछ एनयू से पढ़े लिखे लोग भी आ गए हैं, जो जो पार्टी में ऑफिशियल पोस्ट पर हैं, और हाँ कुछ हाँ, जयंत फ्रीलांसर्स, जिज्ञासु, प्रियंका भारती, तमाम लोग तो। कंचना यादव, और ये इस तरह के जी। लोग हैं जो जो और कई लोग फ्रीलांसर हैं। और दूसरे, जी। आज चूंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए हैं, तो जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है वो भी उनके साथ मिल गया है। तो अब हम्म। पूरा सोशल मीडिया, आप टाइमलाइन देखिए बड़े बड़े पत्रकारों की और फ्रीलांसर की, समीक्षकों की, तो वो किस तरह से नीतीश कुमार को ह्यूमिलिएट करने में लगे हुए हैं। हालांकि जी बिल्कुल। हम अभी जा करके हमने थोड़ी मेहनत की, हम सबकी टाइमलाइन पर गए 1.5 साल पहले। तो 1.5 साल पहले भी नीतीश कुमार अगर आज 8वीं बार पलटी मार के आए हैं, तो उस समय 7वीं बार आए थे, लेकिन तब जी। किसी ने उनकी आलोचना नहीं की थी। तब किसी ने ये नहीं हम्म। कहा था कि ये पलटू आदमी है और बीजेपी को छोड़ करके आए हैं। तब कोई समस्या उनकी ये है आलोचना ना नहीं की। दीदी कि नीतीश कुमार जो है ना, वो अखबार से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। अखबार हाँ, घटते जा रहे हैं, पाठकों की संख्या घटती जा रही है। उन्हें आज तक समझ में नहीं आता है कि डिजिटल क्रांति क्या है। और जो साइबर, आप कहते हैं ना कि साइबर इतने बैरियर हैं और इतने लोग हैं कि साइबर योद्धा कहते हैं।
तो नीतीश कुमार को ये बात समझ में नहीं आती है और इसी का परिणाम ये होता है कि जितना काम वो करते हैं उतना का वो हिस्सेदार नहीं बन पाते हैं। ये तो आज अभी इस पर दिख रहा है। और नीतीश कुमार मान लीजिए जी। पुरानी सोच के आदमी है, उनको हालांकि पुरानी सोच के नेताओं को भी हमने देखा कि किस तरह से अखबार छोड़ दिया लोगों ने। सारा हम्म, सारा फोकस डिजिटल मीडिया के ऊपर है, सोशल मीडिया के ऊपर है। जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर सारा इन्वेस्टमेंट है। सब आदमी अपनी साइबर आर्मी खड़ी कर रहा है भाई, साइबर सोल्जर जी अपॉइंट कर बिल्कुल। रहा है। आपके पास हम्म, कोई है ही नहीं जो आपको डिफेंड करे वहां उस स्पेस में। उस स्पेस में बीजेपी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, या कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जिनके साथ ये आरजेडी वाले का कोलैबोरेशन हो गया है। तो नीतीश कुमार को टारगेट किया गया है लगातार। जैसा जैसे ये काम करने वाले इकलौते व्यक्ति हैं वो जो हम्म, जिन्होंने दल बदल की है। सारे नेता इस देश के इसीलिए इसी तरह का बर्ताव करते हैं और सत्ता के लिए सबने 10-10 बार इधर से उधर पलटी मारी है। कोई जी। किसी को ध्यान ही नहीं आ रहा है कि अभी थोड़े दिन पहले जेडीएस के भाई उन्होंने भी तो किया था, देवगौड़ा ने बीजेपी के साथ, तब भी नहीं, कहना कल ही चाहिए मैं था। सतीश के सिंह को सुन रहा था अपने ही चैनल पर कि उन्होंने कहा कि मैं 100 ऐसे उदाहरण दूंगा। हाँ, हाँ, 100 ऐसे उदाहरण हैं जहां आपको पलटी मारते हुए, लेकिन तब लोग नहीं कहते हैं, है ना? तो ये बात कल भी उठी थी। हाँ, तो हम तो लगातार इस बात को ये कह रहे हैं कि आप जी। जयललिता भाई, आप तमिलनाडु में जाइए, वहाँ कोई हम्म, आदमी इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उसके यहाँ की जो स्थानीय पार्टी है, वो दिल्ली के किस पार्टी के साथ कोलैबोरेशन में है। वहाँ जी। उनको काम से मतलब होता है कि हमारे स्टेट के लिए विकास का काम हो रहा है कि नहीं। हम लोगों को, दुर्भाग्य से बिहार के लोगों को काम से कोई मतलब ही नहीं होता है कि क्या काम हो रहा है हमारे यहाँ। उनको सिर्फ राजनीति से मतलब होता है कि क्या राजनीति हो जी। रही है। हम्म, काम से जहां मतलब होगा वहां कोई राजनीति पर ध्यान नहीं देता है कि राजनीति में क्या हो रहा है। हमारा नेता किसके साथ है, किसी के साथ है, वो विकास के लिए पैसा ले आ रहा है और काम कर रहा है। सारा फोकस इस पर होता है। हम लोगों के यहाँ काम पर फोकस होता तो लोग नीतीश कुमार को याद करते उनके काम के लिए। लेकिन वहां उसके लिए नहीं याद कर रहे हैं लोग, उनको याद कर रहे हैं कि कितनी बार पलटी मारी है उन्होंने, कितनी बार इधर गए हैं, कितनी बार उधर गए हैं। देवगौड़ा जी का बेटा कांग्रेस से भी मुख्यमंत्री बन जाता है, बीजेपी से भी मुख्यमंत्री बन जाता है, फिर कांग्रेस में चला जाता है, फिर बीजेपी में चला आता है, तो कोई कुछ नहीं कहता है। जबकि देवगौड़ा बिल्कुल। कम बड़े नेता है, देवगौड़ा बहुत बड़े नेता है, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो जी। उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता है। ये मायावती ने बिहार यूपी की कोई पार्टी नहीं है जिसके साथ मायावती जी का तालमेल नहीं हुआ है, लेकिन कोई नहीं हम्म, कहेगा इस बात को। तो ये चीजें हैं, ये इस तरह की बातों से अब तेजस्वी यादव को और उनकी पार्टी के लोगों को भी बचना चाहिए। जिसको आप अपना चाचा कहते हैं, अपने पिता का भाई मानते हैं, छोटा भाई मानते हैं, उसके बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि वो थके हुए हैं या जो भी हैं। उस थके हुए व्यक्ति ने मात तो दे दी अभी आपको, जी आपको उसी ने बिल्कुल। सत्ता दी थी और उसी ने आपको सत्ता से बाहर कर दिया। तो वो नहीं, वो क्रेडिट का मामला है। सरकार में क्रेडिट मुख्यमंत्री को मिलता है या प्रधानमंत्री को मिलता है। उसके सारे मंत्री उसके एजेंडे को लागू करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि मंत्री का अपना विजन हो और मुख्यमंत्री की सहमति साझेदारी के बिना वो काम कर दे। तो काम तो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उनको उसका श्रेय मिलेगा। आरजेडी के लोगों ने श्रेय लेने की कोशिश बहुत की है, लेकिन नीतीश कुमार को उसका श्रेय मिलता है। जाति गणना हो, विकास के काम हो, नियुक्तियां हो, उसका श्रेय उनको भी प्रॉपर मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा। जब चुनाव विधानसभा चलिए, का कई आएगा, लोग कह देंगे अजीत ये जी हम लोग लोग नहीं नीतीश कहेंगे। कुमार की तरफदारी कर रहे हैं, कई लोग कह देंगे नीतीश कुमार की तरफदारी कर रहे हैं। खैर चलिए, तो चर्चाएं तो चलती ही रहेगी। और हमने आज ये समझा कि जो कह रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार गिरा देंगे लालू यादव और तेजस्वी यादव, दम कितना है। तो ये चर्चा अभी जब तक बहुमत साबित नहीं कर दिया जाता है, ये चर्चा जारी रहेगी, दावे प्रतिदावे होते रहेंगे और हम और अजीत जी चर्चा भी करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।